एवरीवन वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस। आई होप यू गाइस आर बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक और आप लोगों का जो जीआरएफ का प्रिपरेशन चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तो आज हम इस लेक्चर में जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीएसईआर जीआरएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली ये आपके इस एग्जाम में जो है हेल्पफुल होने चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई एम लाइक फोकसिंग ऑन दी मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन और स्टैटिस्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस विच वुड बी लाइक आगे के जो अगर आप टेक्निकल एग्जाम जैसे लाइक गेट और डीबीटी वगैरह में भी हेल्पफुल होंगे, बायोटेक के एग्जामिनेशन में भी हेल्पफुल होंगे। इसलिए हम जो है ये प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि हम जो है न्यूमेरिकल पर नहीं फोकस करते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हम ये सॉल्व करने वाले हैं और पक्का हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए इस तरह की क्वेश्चंस अगर आते हैं तो। ठीक है, सो 2022 का आई गेस ये पेपर है, पार्ट बी के क्वेश्चंस है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ट्रांसमिशन, पहला जो क्वेश्चन है मुझे क्या निकालना है, एब्जॉर्बेंस दे दिया गया है। सो एब्जॉर्बेंस दे हैव गिवन, जिन्होंने जो कह रहे हैं कि अलग अलग वैल्यूज है, क्या दे दी उन्होंने, 1 2 3 1 2 3 एब्जॉर्बेंस दे दी गई है और हमको निकालनी है परसेंटेज। ऐसे लिख सकती हूँ परसेंटेज को, ट्रांसमिशन। अब अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। ठीक, सो ए, दिस इज ए और परसेंटेज ट्रांसमिशन और ट्रांसमिटेंस को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जो फॉर्मूला निकल के आता है एब्जॉर्बेंस का, जो फॉर्मूला है वो है log base 10 of I naught upon I. So I naught we know is incident light और I is transmitted लाइट। ये फॉर्मूला हमको पता है, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को पता लग गया और ये पक्का गेट के एग्जाम में, आगे के एग्जाम में जो आप अपियर करेंगे, दे रहे हैं तो हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जो होता है ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिटेंस का जो वैल्यू है, ट्रांसमिटेंस कहते हैं इसको, उसका जो है वो हो जाता है आई अपॉन आई नॉट। तो इफ आई फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस, आ रहा है, देखिए आ गया यहाँ से फॉर्मूला, और वो क्या बना, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू log base 10 1 by t। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यानी कि रिलेशनशिप निकल के आया एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस के बीच में। बस कहानी हमको यही चाहिए, ये निकालनी है, टी की वैल्यू हम निकाल देंगे क्योंकि एब्जॉर्बेंस जो है हमको दे रखे। तो एब्जॉर्बेंस हमको 1 पे निकाला, तो इफ 1 a इज 1 तो log base 10 1 by t कितना हो जाएगा। ये मुझे निकालने की जरूरत तो नहीं, आप लोग निकाल देंगे, आई होप निकाल देंगे, और नहीं निकालेंगे तो कोई बात नहीं, यू कैन आस्क एनी टाइम, राइट। तो यू कैन कैलकुलेट दिस, और यहां से जो है टी जो हमारा निकल के आया, व्हेन यू कैलकुलेट दिस तो की टी आ गया 0.1 निकल के आ जाएगा। एंड दे आर आस्किंग की परसेंटेज ट्रांसमिशन निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू आएगी 10। इसी तरीके से आप 2 पे निकालेंगे कि कितना परसेंटेज ट्रांसमिशन आ रहा है, 3 पे निकालेंगे। तो इफ एब्जॉर्बेंस, ये मैं एब्जॉर्बेंस की वैल्यू यहां लिख देती हूं, अगर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना भी दे दे, तो यहाँ पे जो है परसेंटेज ट्रांसमिशन जो है वो आने वाले, पहले वाले पे आएगा 100, इस पे आएगा 10, इस पे आएगा 1, इस पे आएगा 0.1। इस तरीके से यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो इट वाज प्रीटी सिंपल। तो ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा इनके बीच में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, गेट में भी आ रहे हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। तो आंसर ऑफ दिस इज, यू कैन सी ओवर हियर इज ए 10 1 0.1 बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड द सेम। ठीक है, इजी था, बिल्कुल इजी था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आर, फॉर्मूले आर इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स, भाई ये कॉलेज है, आप लोग कॉलेज में है ना, कॉलेज पास कर चुके होंगे, कॉलेज में होंगे, वहां पे अलग अलग बच्चे होते हैं, उन्होंने जो है स्ट्रेंथ दे दी यहाँ पे, और वो स्ट्रेंथ आ रही है 18 to 20, मतलब 20, 18 से लेके 20 बच्चे हैं वहां पे, जिनका जो है क्या निकाल लिया गया है, हाइट्स निकाल ली गई है। तो एवरेज जो मीन आ रहा है हाइट्स का वो 54 इंचेस आ रहा है। ओके, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो दे दिया गया है किसका, इनका, वो है 2.5 इंचेस, 2.5 इंचेस। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द जेड स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट जो कि 5 फीट लंबा है, 5 फीट लंबा है, उसका क्या निकालना है, जेड स्कोर निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है, जेड स्कोर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन upon this. Okay, so x over here is sorry, this is x over here is rod score, mu is mean, I can say average, और ये जो है this symbol is standard deviation. अब देखिए मीन जो हमको दे रखा है, मीन की वैल्यू कितनी है, 54 इंचेस, दे हैव ऑलरेडी गिवन, सो दिस इज 54 इंचेस. Standard deviation is also given, which is they are saying like 2.5 inches. Now what is the rod score? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो स्कोर यानी कि वैल्यू जो है यहाँ पे 5 फीट टॉल वाले लड़के की निकालनी है, स्टूडेंट की निकालनी है, गर्ल और गाय. ठीक है, सो कितना आ जाएगा, तो 5 फीट का क्या मतलब है यहाँ पे, 5 फीट का मतलब कितने इंचेस हो जाएगा, 60 इंचेस हो जाएगा भाई. कन्वर्ट करके देखिए. तो आई होप कन्वर्जन यू आर फैमिलियर विद द कन्वर्जन्स, इन सेंटीमीटर मीटर, तो बच्चों वाले थोड़ा फीट इंचेस और थोड़े हाई लेवल के, आप एक बार हो सके तो प्लीज कन्वर्जन्स देख लीजिएगा. तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, आगे कहानी, x is 60 minus 54 divided by 2.5 and that comes 2.4. प्लीज कैलकुलेट दी सेम. देखिए कितना सिंपल था, अगर आपको फॉर्मूला पता है और कन्वर्जन पता है तो कितना सिंपल. अब मैं इसी में ही अगर कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का, आई विल राइट एस डी फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, काई स्क्वायर टेस्ट का एक फॉर्मूला देख लीजिएगा, और काई स्क्वायर का देख लीजिएगा, और एक टी टेस्ट का देख लीजिएगा. ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में भी इस तरह की क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो स्कोरिंग होते हैं. पार्ट सी में भी दे फ्रेम सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो प्लीज if you remember the formula, so these kind of questions would be very 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 interesting in scoring. हाँ, कितना आसान है. तो काई स्क्वायर का अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू. ये फॉर्मूला काई स्क्वायर टेस्ट का है. स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो आ रहा है भाई दिस, ओके. अब यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ x जो है वो है म्यू तो मीन है, पॉपुलेशन का मैंने निकाला यहाँ पे, तो पॉपुलेशन मीन है ये म्यू. x यहाँ पे जो है वो डेटा ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, सो वैल्यू इन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है n इज लाइक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, ये एक निकल के आया. स्टैंडर्ड डिविएशन, काई स्क्वायर टेस्ट, दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू. और एक और जो है एक टी टेस्ट का भी आ रहा है, जो कि सैंपल का अलग अलग है, मतलब डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो पॉपुलेशन दे रहे हैं
एक सैंपल दे रहे हैं या 3 सैंपल दे रहे हैं, 3 सैंपल में कौन सा जो है फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो टी टेस्ट का जो है वो निकल के आता है फॉर्मूला, आई रिमेम्बर, आई कैन रिकॉल, इज एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। सो एक्स बार इज observed mean of the sample, mu is again assumed mean उन्होंने माना है, ठीक है। s is again standard deviation और n यहाँ पे है sample size, fine। so this is for like sample, अगर अलग अलग नंबर उन्होंने बढ़ा दिए यहाँ पे सैंपल साइज, तो उस हिसाब से आप वो कर लीजिएगा, उसको चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि क्या आ रहा है, जैसे अलग अलग उन्होंने बढ़ा दिए तो मीन 2 ले लिए अगर उन्होंने सैंपल, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। बस नंबर बढ़ेंगे इनके, और क्या। इस तरीके से दिस विल बी द फॉर्मूला, ओके। तो प्लीज इनके फॉर्मूले जो है वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिएगा आप लोग, समझ के अलग अलग क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं आ रहे, ठीक है। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है इस तरीके का, तो मैं इसकी भी आपको बता देती हूँ क्या तरीका होता है। तो हमको निकालना है, यहाँ पे म्यूटेंट्स दे दिए हैं अलग अलग M1 से लेके M6 तक, और हमको बताना है इनमें जो है इस टेबल के अनुसार कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स जो है वो क्या बैठ रहे हैं, ये हम लोगों को बताना है। थोड़ा सा अगर आप लोग लॉजिक लगाएं तो कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप जो है वो वाले होंगे ना जो एक जैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को। और लेकिन ये तो म्यूटेंट्स है, म्यूटेंट्स मतलब कुछ कहानी ही गड़बड़ है, कहानी गड़बड़ है। कहानी गड़बड़ वाले एक साथ वो भाई भाई होंगे ना, वो लोग तो वो भाई भाई हो जाएंगे, तब क्या होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से करते हैं कि एक आप सर्कुलर फॉर्म में कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगा। सो और लिख लीजिएगा ये वाले जो ग्रुप्स उन्होंने देखा है। सो दिस इज M1, दिस इज M2, M3, M M4, ये M5, आसान हो जाता है ये, और ये M6, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। आपको जो है इस टेबल के अनुसार प्लस प्लस वाले नहीं, माइनस माइनस वाले ढूंढने हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप के मेंबर तो वही होंगे, म्यूटेंट्स है भाई, ये उल्टी कहानी है इनकी। तो M1 माइनस, ये तो है ही है। M1 M2 है, देखिए एक ग्रुप वाले हैं ये, मतलब एक साथ ही कहानी गड़बड़ है। तो M1 M2 माइनस यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ये देखे तो आप M5 और M1 आ रहा है, माइनस माइनस वाले एक साथ। इसी तरीके से M2 देखिए, M2 भाई भाई, M2 M5 ये भाई भाई, ठीक। उसके बाद में M2 में किसी में नहीं है, सब में पॉजिटिव पॉजिटिव है भाई। M3 में देखे तो गड़बड़ी जिनकी एक साथ चली, M3 M4, ऐसी M4 M3, M5 का तो हमने ढूंढ दिया है। M6 का देखिए तो M6 लाइक M6 तो अलग ही है, बिल्कुल ही एक्सक्लूजन, बाहर हो गया बिल्कुल। तो भाई भाई यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप किस किस का निकला, किस किस का निकला, M1 अभी हमने निकाला, M1 है और M2 है, 1 M5 और ये है ना, ये निकाले। देखिए माइनस माइनस वाले जो एक साथ आ रहे हैं, M4 और M3 आए माइनस माइनस, तो M3 M4 एक ये हो गया, और M6 की तो कहानी अलग है। तो कितने ग्रुप कितने हो गए देखिए, कितने ग्रुप बैठे, एक बैठा M6, एक बैठा M3 M4, ठीक है, और एक आ रहा है M1 M2 और M5। So 3 groups we have calculated। कॉम्प्लीमेंट जो एक दूसरे को कर रहे हैं एक साथ, वो ये ग्रुप्स,
यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन में आप देखिएगा 3 होना चाहिए, 3 आएगा इसका आंसर। तो 3 ग्रुप्स आते हैं, सिंपल। अब कोई भी क्वेश्चन वो देते आपको एग्जाम में, ये वाले जो है जेआरएफ के ही क्वेश्चन है, ये गेट में इस तरीके के मे बी दे कैन आस्क, और बट यू शुड नो बिकॉज जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अरे बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्या कह रहे हैं, एक जो है टेस्ट चल रहा है कोई टेस्ट किया उन्होंने, टेस्ट तो हमारा काम ही है, रिसर्चर्स का काम ही क्या है भाई, तो किया और जो है रिजल्ट आए। अब रिजल्ट की कहानी कुछ भी हो सकती है, रिजल्ट्स में टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, जिसको हम टीपी कह रहे हैं यहाँ पे, ट्रू पॉजिटिव, सॉरी। ठीक है, बिल्कुल ही पॉजिटिव, हाँ हमने सोचा था 5 आएगी तो 5 ही आई है डेटा हमारा। या फिर फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकते, सोचा कुछ और था, कहानी कुछ और निकली। दिस इज ट्रू पॉजिटिव, उन्होंने दे दिया टेबल में, एक ने एक्सपेरिमेंट किया, हमने बहुत सारों ने एक्सपेरिमेंट किया, ये फॉल्स पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, अब फॉल्स नेगेटिव भी आ सकती है, फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव भी आ रहा है और ट्रू नेगेटिव भी आ रहा है भाई, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, नेगेटिव नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि वी आर स्मार्ट पीपल। तो न्यू टेस्ट पॉजिटिव इतना आया, टेबल में दे रखा है 68 ट्रू पॉजिटिव है, 22 फॉल्स पॉजिटिव है, 32 फॉल्स नेगेटिव है, 78 ट्रू नेगेटिव है। आपको निकालना है स्पेसिफिसिटी और परसेंटेज का, का परसेंटेज, बिल्कुल ही डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो इफ आई टॉक ऑफ स्पेसिफिसिटी, so the formula is Tn divided by Tn plus Fp। Tn ट्रू नेगेटिव का डिवाइड करें किससे, टू नेगेटिव प्लस Fp, P, दिस इज P नॉट B। तो वैल्यू जब आप रखेंगे, आप लोग वैल्यू रख देंगे ना टेबल में से, Tn देखिए क्या है, ट्रू नेगेटिव क्या आ रहा है, एक बता देती हूँ आपको, ट्रू नेगेटिव इज 78 डिवाइडेड बाय 78 प्लस कॉस कितना है, पॉजिटिव कह रहे हैं, सो 22। तो आंसर जो इसका निकल के आने वाला है, पॉइंट्स में आएगा बट आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 78% आ जाएगा। 7.8 आ रहा है निकाल के, बट इन परसेंटेज, बिकॉज जो ऑप्शन है वो परसेंटेज में पूछ रहे हो, 78%। इसी तरीके से जो है सेंसिटिविटी का भी फॉर्मूला आता है, प्लीज रिमेंबर दिस, हो सकता है आगे पूछ ले आड़ा टेढ़ा करके क्वेश्चन। टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ एन। ओके, ठीक है ना, ऐसा ये इस तरीके से देखिए, प्रॉपर अगर मैं लिखूं तो वैल्यूज रख दीजिएगा, इसका जो आंसर आया है व्हेन आई कैलकुलेटेड दिस इज 68%। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए देखिए, स्पेसिफिसिटी कहाँ है भाई, ये रहा ये रहा ये रहा, ऑप्शन सी 68%। ये रहा 78% स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी हमारी 68%, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल है, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला। नेक्स्ट पे आ जाए, ये आ जाते हैं। ओहो, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, statistical based or mathematical questions are always interesting if you focus. So what do you infer if the correlation coefficient or Pearson correlation which is R is close to -1 for two set of variables? भैया बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी 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 इजी, वेरी इजी। देखिए, ये जो कोएफिशिएंट होता है कॉरिलेशन, मतलब ये दो वेरिएबल के बीच में जो है उनके बीच में समानता स्ट्रेंथ बताता है। कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, मान लिया मेरा मन किया, मैंने 10-15 जो है क्या ले लिए, पॉपुलेशन साइज ले ली, और मेरा ये मन किया, बस मेरा दिमाग घुमा, आई गॉट लाइक बीइंग अ साइंटिस्ट, आई वाज लाइक कि भाई एज एक वेरिएबल मैंने मान लिया और सैलरी एक वेरिएबल मान लिया, एंड आई वांटेड टू कोरिलेट दी नो द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू।
तो जो लीनियर, ये जो है, ये जो कोएफिशिएंट है लीनियर रिलेशनशिप को, मतलब लीनियर को ही रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर को ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब या स्ट्रेट लाइन लीनियर, आप समझ रहे हैं। हमारा ये इस तरीके का ग्राफ नहीं आएगा, इस केसेस में ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, लीनियर रिलेशनशिप ही है ये वाला जो कोएफिशिएंट, जब दो वेरिएबल्स की बीच में रिलेशनशिप बताता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी, तो इससे जो है इतना तो समझ में आ गया कि ऑप्शन जो बी है जो कि एक्सपोनेंशियल बता रहा है वो तो उड़ गया, ऑप्शन बी इज आउट, आपकी कहानी होगी बाहर। अभी 3 ऑप्शन बचे हैं लीनियर रिलेशनशिप वाले, तो कॉमन सेंस लगाए, इनकी जो वैल्यूज आती है इस वाले कॉरिलेशन यानी कि आर की, ये -1 से लेके +1 तक की वैल्यूज आती है, उसी को डिनोट करता है। तो इफ आई मेक अ ग्राफ अगेन कॉमन सेंस विल अप्लाई, और आप लोग इसका आंसर खुद बताने वाले। आर की वैल्यू अगर पहले तो 0 से स्टार्ट कर, 0 है यहाँ पे हम दो वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं, तो 0 है यानी कि कोई रिलेशन नहीं है वेरिएबल्स के बीच में, एक्स वाई के बीच में। अगर ग्राफ इस तरीके से जा रहा है तो क्या मतलब है, 0 से कम है, और 0 से ज्यादा है तो ग्राफ इस तरीके का जाएगा ना, नहीं +1 इस तरफ जा रहा है, -1 इस तरफ जा रहा है। अब आप मुझे खुद बताइए, वो कह रहे हैं कि अगर -1 के करीब है तो क्या आने वाला है, उल्टी जा रही है कहानी वेरिएबल्स की, ना एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अब कौन सा ऑप्शन है आपके, आपको जो सही लग रहा है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल तो है नहीं, कोई भी लॉजिस्टिक कर्व कुछ भी नहीं आ रहा है इस तरीके का, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन हमने बनाई है। ठीक है, तो क्या है, एक बनेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, या एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, तो इसके अनुसार आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्लीज फाइंड आउट। लास्ट वाला नहीं लग रहा है ये, इज इट डी, द लास्ट वन? क्लियर, कॉमन सेंस लगा दीजिएगा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये भी जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चंस जो है काफी काफी कॉमन क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, अगर आप देखिए ध्यान से तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स उन्होंने दे रखे, ए बी सी डी दे दिए, आपको बताना है, आपको अरेंज करना है, ऑप्शंस आर नॉट देयर, आई विल राइट द आंसर, कि डिक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग टेम्परेचर, थोड़ा सा रिकॉल कर लिए मेल्टिंग टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, करिए रिकॉल। अरे भैया हमको पता है मेल्टिंग टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या था, कोई बात नहीं दोबारा से कर लेते हैं। ये रहा एब्जॉर्बेंस, और ये रहा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और जब हम डीएनए की कहानी लेते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसे ही आ रहा था ना, तो यहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड है इधर, ये इंटैक्ट था, मतलब अलग अलग नहीं हुए, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो कहानी जो है वो अलग अलग हो गई सिस्टर क्रोमैटिड्स की। दिस इज डीएनए, आई डू नॉट हैव टू राइट, शुड आई राइट, ओके चलो लिख लिया कोई बात नहीं। डीएनए का इंटैक्ट जैसा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, डीनेचर्ड डीएनए, यानी कि सेपरेट हो गए फ्रेगमेंट्स, सो द टेम्परेचर, जब आधा डीएनए इज डीनेचर्ड, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। 50 आ रहा है ना, 50%, यहाँ 50, ये मेल्टिंग टेम्परेचर हो गया। लॉजिक अगर हम लोग लगाए, थोड़ा सा लॉजिक लगाए, हमको पता है भाई कि उसमें अलग अलग बेसिस होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड में। एक होता है ये बेस पेयरिंग एडेनिन और थायमिन के बीच में, और होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। Hydrogen bonds are contributing to the stability of DNA strands. Along with this, there are like hydrophobic interactions.
और इवन वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस, ये सारे जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, की ताकत को। डीएनए मॉलिक्यूल किस तरीके से जुड़ा हुआ है ना, तो पता है। तो मेहनत किस में करनी पड़ेगी, अगर मुझे तोड़ना है बेस पेयरिंग, बेस को तोड़ना है, मेल्ट करना है ना, तो मेल्ट का करना मतलब क्या है, अलग अलग करना है, तो इस मेहनत करनी पड़ेगी बॉन्ड्स को तोड़ने में, इस तरीके से लॉजिक समझिए। तो इसमें मेहनत ज्यादा है या इसमें मेहनत ज्यादा है, इसको तोड़ने में, ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने में मेहनत ज्यादा है या डबल बॉन्ड्स को तोड़ने में मेहनत ज्यादा है, मेरे को हिलाने पड़ेंगे ना। बॉन्ड्स। तो जिस डीएनए मॉलिक्यूल में, लॉजिक लगाइए, जिस डीएनए मॉलिक्यूल में जीसी ज्यादा होंगे उधर क्या मेहनत ज्यादा नहीं होगी, तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, जहां जीसी ज्यादा है मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है वो लॉजिक, ये ट्रिक, लॉजिक तो यू हैव टू इमेजिन, ट्रिक ये है या सारांश ये है कि जिसमें जीसी ज्यादा आ रहे हैं इन डीएनए मॉलिक्यूल्स में, यू जस्ट फाइंड आउट कि किन में जो है मोर जीसी आ रहे हैं, तो उनका जो है वो टीएम ज्यादा, मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा आएगा। तो मैंने आई कैलकुलेटेड, मैंने जब काउंट किया तो सबसे ज्यादा बी में था, ये बी से था, जीसी देखिएगा इसमें, फिर उसके बाद में डी में था, डिक्रीजिंग मेल्टिंग में लगाने हैं, फिर सी में आया, फिर ए में आया, तो ऑप्शन में आई गेस नहीं दिया हुआ है, सबसे कम ए मेल्टिंग टेम्परेचर, फिर सी, फिर डी, और फिर बी डिक्रीजिंग मेल्टिंग टेम्परेचर। तो आप ये कर देंगे, जीसी ढूंढना है बस, और क्या करना है, भी नहीं करना है। फाइन। So I hope you understood these questions very well. Please practice the same. और आगे भी हम बहुत सारे चीजें जो है वो ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस, पार्ट सी के क्वेश्चंस है ये, CSIR नेट JRF के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस करते हुए साथ ही साथ आइडिया लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस अगर इन सिमिलर मैनर फ्रेम हो जाए तो आप लोग जो है वो कर ले अच्छे से। और पहले भी हम लोग जो है क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, 2022 के हम लोग क्वेश्चंस काफी डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट बी और पार्ट सी के। इसी तरीके से जून के 2023 के क्वेश्चंस भी पार्ट सी के स्पेशली हम लोगों ने काफी डिस्कस किए हैं, तो वो वाली वीडियोस भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए इंटरेस्टिंग वे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं ये वाले क्वेश्चंस। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दे दिया गया है यहाँ पे, इंट्रोड्यूसिंग एन आर्टिफिशियल ओपरॉन, ओपरॉन की बात कर रहे हैं, अलोंग टू अलाउ द बैक्टीरिया सोर्स इन द प्रेजेंस। ओके, सो दे हैव गिवन, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आयरन जो है, आयरन की प्रेजेंस में ओपरॉन जो है, आयरन ओपरॉन है, और आयरन की प्रेजेंस में जो है बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ओपरॉन बनाया गया, उसके पास ऐसी जीन्स है जिसकी वजह से जो है सेल्स आर कैपेबल ऑफ अपटेकिंग आयरन, मतलब बैक्टीरिया जो आयरन खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। तो इसकी इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए इस ओपरॉन की क्या क्या डिजायरेबल फीचर्स कंसिडर होने चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है, ए रिप्रेसर प्रोटीन, ए एक रिप्रेसर प्रोटीन होना चाहिए जो कि एक्टिव है जब, लेट मी मार्क, ओके, सो एक रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि एक्टिव होना चाहिए जब बाउंड है एफई से। सेकंड ऑप्शन कह रहा है एक एक्टिवेटर प्रोटीन है, होना है, एक एक्टिवेटर प्रोटीन होना चाहिए, रिप्रेसर नहीं एक्टिव। ऑप्शन बी में कह रहे हैं जो कि एक्टिव है जब आयरन से बाउंड नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एक रिप्रेसर प्रोटीन होना चाहिए जो कि इनएक्टिव है जब आयरन आयन से बाउंड है। और फोर्थ ऑप्शन से एक रिप्रेसर प्रोटीन होना चाहिए जो कि एक्टिव है कॉन्स्टिट्यूटिवली। ओके, तो सीधा सीधा जो है अगर आप ध्यान से देखें तो यह कॉन्सेप्ट जो है इंड्यूसिबल ओपरॉन, जो कि
का है, जो कि डिपेंड करता है कि आयरन कम है कि ज्यादा है। सो लो आयरन और हाई आयरन का कॉन्सेप्ट आएगा, और उसमें भी दो प्रोटीन है यहाँ पे, दो आई मीन दो, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं IRE। तो दिस इज आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन, और कॉन्सेप्ट और एक और जो चीज आ रही है IRE, आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। मान लिया आयरन जो है कम है, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में हाई आयरन दे दिया गया है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि आयरन अगर कम है तो देखिए क्या होता है। तो लेट्स से देयर इज लाइक यहाँ पे mRNA जो होता है, कोडिंग रीजन है यहाँ, अगर आयरन कम है तो आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट से बाउंड हो जाएगा, क्या दिस इज P, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन 1। अगर आयरन कम है तो आयरन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट से बाउंड कर लेगा, क्या IRP1। इफ देयर इज लो अमाउंट ऑफ आयरन, एंड बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है mRNA, जिससे कि चिपक गए हैं क्या आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसकी वजह से ये जो mRNA है ये भागा दौड़ी नहीं कर रहा, ये एक स्टेबल mRNA है। when iron response regulatory protein binds with iron regulate responsive element, that is IRE, so this particular mRNA would be stabilized, and यहाँ पे क्योंकि वो बाउंड हो गया है तो यहाँ ट्रांसलेशन जो है इनएक्टिव हो जाएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। सो ट्रांसलेशन इज इनएक्टिव इन केस ऑफ लो आयरन। ओके, अब अगर आयरन ज्यादा है, इन केस ऑफ हाई आयरन मतलब ट्रेमेंडस बहुत सारा आयरन प्रेजेंट है, तो IRP1 से जो है बाइंड कर लेगा आयरन, जिसकी वजह से IRP1 से आयरन बाइंड करने के बाद आयरन जब आयरन IRP से बाइंड कर लेगा तो अब वो इट विल नॉट, नाउ देयर इज नो IRP, नो, तो IRE अब फ्री हो गया, तो बाउंड नहीं है। तो बिकॉज ऑफ विच ट्रांसलेशन जो इनएक्टिव था अब वो एक्टिव हो जाएगा, और क्योंकि यहां अब IRP नहीं है तो
mRNA अनस्टेबल है. So that's the case of high iron. If a large amount of iron is present. तो अगर आप ऑप्शन को दोबारा से देखें, यहाँ पे ओपरॉन इस तरीके से जो है डिजाइन किया गया है जिसमें कि जीन्स जो है सेल्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, यानी कि आयरन, बहुत ज्यादा आयरन है. तो क्या हमको समझ में आया है, यहाँ पे एक रिप्रेसर प्रोटीन है. यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, IRP तो है, जो कि इनएक्टिव हो जाता है जब IRP जब आयरन से बाइंड कर गया, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव है ना. लेकिन ट्रांसलेशन यहाँ पे जो है एक्टिव हो रहा है, तो ट्रांसलेशन तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. और फ्री कब होगा, जब आयरन जो है नहीं होगा, कम होगा, तो IRP IRE से जुड़ जाएगा और ट्रांसलेशन वो इनएक्टिव कर देगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्लियर कट सी है, फ्री है. तो रिप्रेसर प्रोटीन विच इज इनएक्टिव एंड बाउंड टू है. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. चलिए नेक्स्ट, अगेन अ गुड क्वेश्चन. देखिए ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन भी था. इसमें अगर आपको ये पता है स्पीशीज वगैरह के बारे में, so based, let me read. Based on theoretical concepts of mating system in plants में कह रहे हैं mating system है, तो lots of papers, research papers are like done जिसमें pollen और ovule ratio को already calculate कर लिया गया. तो आप देख सकते हैं latest data में भी. And they are saying like इनमें से जो है, जो 4 ऑप्शंस दिए इनमें से सबसे ज्यादा skewed कौन सा होगा केस, skewness हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. स्क्यूनेस हम पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि जो चीज नॉर्मल नहीं है स्क्यूनेस है, समझते आ रहे हैं, राइट. डिविएशन मोड, स्क्यूनेस क्रिएट हो गया है, नॉर्मल नहीं है. तो डेटा जितना एबनॉर्मल होगा ना ही उसमें स्क्यूनेस होगा. तो देखिए इसमें डिपेंड करता है पॉलन और नंबर ऑफ पोलन को जब आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ओव्यूल से, तो अलग अलग पॉलिनेशन में इसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी डेटा रिसर्च पेपर्स का से आ चुकी है, प्रूव हो चुका है. सो क्लिस्टोगैमी अगर ले लीजिए आप, एक क्लिस्टोगैमी ले लीजिए, एक ऑब्लिगेट ऑटोगैमी है, फैकल्टेटिव ऑटोगैमी, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी हो रही है, फैकल्टेटिव मतलब या तो है या नहीं है. आउट क्रॉसिंग, दिस इज ऑब्लिगेट. आउट क्रॉसिंग. तो अगर हम यहां पे देखिए पोलन और ओव्यूल रेशियो को अगर देखें, जो जानी गई जो डेटा कह रहे हैं वो अलग अलग वैल्यूज आ, जैसे क्लिस्टोगैमी में है 4.7, 27.7 केस ऑफ ऑब्लिगेट ऑटोगैमी. फैकल्टेटिव ऑटोगैमी में 168.5, फैकल्टेटिव आउट क्रॉसिंग में 796.6 और ऑब्लिगेट आउट क्रॉसिंग में है 5859.2 अराउंड. और कॉमन सेंस अगर हम लगाए तो जब देखिए जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, तो हमको लेस पोलन्स की जरूरत पड़ रही है. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन है, बाहर से हम जितना कर रहे हैं या आउट क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है हमको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, पॉलन्स को ज्यादा होना पड़ेगा. सो हाई पॉलन्स भी रिक्वायर. और जितना ज्यादा पॉलन्स होंगे जितना ज्यादा, उतनी ही रेशियो जो है, उतनी ही रेशियो हाई आने वाली है, ऑब्वियसली बात है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिस्टोगैमी में कम मेहनत कम पॉलन्स है, तो रेशियो जो है वो कम आई है, क्योंकि पॉलन्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ऑफ लाइक सेल्फ पॉलिनेशन. और आगे ओके और आगे जैसे आउट क्रॉसिंग में अगर आप देखें, आउट क्रॉसिंग बाहर से हो रही तो जो है रेशियो काफी ज्यादा आ रही है. ठीक, अब यहाँ पे दो चीजें मैंने दे रखी है, पहले उसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे कि डायटियस
स्पीशीज और मोनोशियस नहीं है, बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल दी हुई है। तो डायशीट स्पीशीज क्या होती है? जिनमें जो है मेल्स और फीमेल्स सेपरेट है। और बायसेक्सुअल में क्या होती है? बाय का हमको पता है, जिसमें कि क्या हम उसको मोनोशियस कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि सेम मेल फीमेल्स है? कह सकते हैं क्या ये मोनोशियस स्पीशीज कहलाती है? ओके, तो चांसेस किसमें ज्यादा होंगी पॉलिनेशन के? जिसमें सेम है। एक ही फ्लावर में जब दोनों पार्ट्स हो रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स, तो उनको पता है ना, तो सेल्फ क्रॉसिंग, तो पॉलिन्स की जरूरत कम होगी, सो लेस पॉलिन्स। लेकिन डायशीज में पॉलिन्स की, तो वी नीड मोर पॉलिन्स। ये तो सिंपल है। तो इसका मतलब आंसर जो है, जो भी डायशीज स्पीशीज से रिलेटेड ही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो यहां से हो गए गलत। तो 1 और 4 में से है। अब आप खुद बताइए, एंटोमोफिलिस जो है, इसको पॉलिनेशन जो बाहर से होता है, ये इंसेक्ट बेस्ड है, इंसेक्ट की वजह से हो रहा है। और एनिमोफिलिस जो है, विंड की वजह से हो रहा है। तो हाई चांसेस किस में है पॉलिनेशन के, और कम चांसेस किस में, बताइए। उसकी यूनिस कब होगी? रेशियो जब ज्यादा डिविएट होगी। तो इसका जो आंसर है वो 4 है। तो जितना ज्यादा जो रेशियो है पॉलन और ओव्यूल का, जितना ज्यादा रेशियो है और जो नॉर्मलाइज से डिविएट होके आ रहा है, तो वो क्यूड हो गया, उतना ही ज्यादा क्यूड हो गया। ओके, तो इसका आंसर है 4th। नेक्स्ट, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। Given below are the statements related to different types of natural selection models। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो कह रहा है, पहला ऑप्शन की डायरेक्शनल सिलेक्शन जो है चेंज करता है एवरेज वैल्यू ऑफ अ ट्रेड को। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड कह रहा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इंक्रीजेस वेरिएशन इन अ ट्रेड। स्टेबलाइजिंग इंक्रीज कर रहा है वेरिएशन को। सी ऑप्शन कह रहा है डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन जो है वो वेरिएशन को कम कर रहा है। और लास्ट ऑप्शन बैलेंसिंग सिलेक्शन मेंटेन्स वेरिएशन इन अ ट्रेड, तो बैलेंस मेंटेन कर रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही कर दिया होगा। देखिए, यही कर लेते हैं। इसका आंसर सीधा सीधा डी तो सही है। डी सही है ना, बैलेंस जो हो रहा है वो मेंटेन करके रख रहा है वेरिएशन को। फर्स्ट वाला भी सही है, डायरेक्शनल सिलेक्शन चेंजेस द एवरेज वैल्यू ऑफ अ ट्रेड, बिल्कुल है, बिल्कुल करता है। डायरेक्शनल जब सिलेक्शन होता है तो एवरेज को ही हटा देता है साइड से, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक्सट्रीम्स में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्टेबलाइजिंग इंक्रीजेस वेरिएशन, ये गलत है, उल्टा है, डिक्रीज करता है वेरिएशन को। स्टेबलाइज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है वैल्यू को, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और सी जो है डिस्टर्बेड सिलेक्शन रिड्यूसेस वेरिएशन, जितना ज्यादा डिस्टर्ब करेगा वो सिलेक्शन को, उतना ही ज्यादा जो है इंक्रीज होएगा ना वेरिएशन। एक्सट्रीम में जा रहा है, एवरेज को ही हटा दिया है। तो सी ऑप्शन भी गलत है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स नॉट ट्रू बताने हैं, नॉट ट्रू। तो इसका आंसर है बी, जो गलत है वो सही आंसर है। बी और सी इसके आंसर है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी एंड सी, क्योंकि ये उल्टा कर दिया है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है डिक्रीज करता है वेरिएशन को, और डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन इंक्रीज करता है वेरिएशन को। स्टेबलाइज जितना करेगा उतना बैलेंस होएगा, और उतना ही वेरिएशन जो है वो कम होएंगे ना। होमोजाइगस, होमोजाइगोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा ना। ये भी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी था। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये रिलेटेड है किससे रिलेटेड? सोरेनसन कोएफिशिएंट से रिलेटेड। सिम्पसन्स इंडेक्स कोएफिशिएंट वगैरह वगैरह हम लोगों ने जान लिया है ना, कर चुके हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने सोरेनसन कोएफिशिएंट के बेसिस पे एक डेटा दे दिया गया है, और उसके बेसिस पे हमको वैल्यू निकालनी है बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑप्शंस रिप्रेजेंट दी, ऐसी कौन सी कम्युनिटीज है, क्वेश्चन में कह रहा है, जिसमें सिमिलैरिटी
ज्यादा होगी। तो यहाँ पे उन्होंने दे दिया है अलग अलग स्पीशीज एक कम्युनिटी में, ए बी सी डी एक अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग स्पीशीज है कम्युनिटी में, और नेक्स्ट डेटा में दे रहा है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो कि दोनों कम्युनिटीज में कॉमन है। तो एबीसीडी और एबीसीडी तो दो कम्युनिटीज के बीच में जो कॉमन स्पीशीज बैठ रही है वो सेकंड टेबल में दे दी गई है। तो चलिए करते हैं इसका, बिल्कुल ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो सोरेनसन को एफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट है, जिसमें कि है 2c/s1 + s2, या फिर और आप 2c/a + b भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे c जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज जो कि कॉमन है दोनों कम्युनिटीज में। बोथ, और a रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीशीज बिलोंगिंग टू कम्युनिटी 1, और ये स्पीशीज बिलोंग्स टू कम्युनिटी 2। तो डिपेंड कर रहा है अगेन पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज है। ओके, सो अलग अलग ऑप्शंस में से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ए और सी के बीच में निकाल लेंगे, ए और डी के बीच में निकाल लेंगे, बी और सी के बीच में निकाल लेंगे, और बी और डी के बीच में भी निकाल लेंगे। तो ये क्या निकल के आएगा, 2c/a + b निकाले तो a + c लिख लेंगे यहाँ बेसिकली। तो ये कितनी आ जाएगा, 2 × सी कितना है यहाँ पे, दोनों के बीच में कॉमन कौन सा है, ए और सी की बात करें तो ए और सी 8 आया, 8 आ गया। और अलग अलग जब लेंगे कम्युनिटी ए और बी में, तो 12 और 11 है, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.69। इसी तरीके से ए और डी की जब हम बात करें तो ये आ जाएगी 2 × 10/12 + 19, जिसकी वैल्यू है 0.64। बी और सी की अगर बात करें तो 2 × 6/25 + 11, बी और डी की अगर हम लोग बात करें तो 25 + 19 0.33, 0.63। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आई है वो ए और सी की आई है, जिसकी जो है 0.69 है। तो सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा ए और सी के बीच में, तो इसका जो आंसर है वो है ए और सी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और उससे निकल गया, निकल जाएगा क्वेश्चन। तो ये भी इजी है। नेक्स्ट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो कि कह रहा है एक इन्वर्जन प्रोडक्ट है एक्स क्रोमोसोम का, वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला दिया हुआ है यहाँ पे, और W+ जो जीन है वो रेड आई कलर को कोड कर रहा है जो कि टीलोमियर के पास में है, और दूसरा जो जीन है RST जो क्लोज है W+ को और टूवर्ड्स दी सेंट्रोमियर। तो जो रफेस्ट
आई के म्यूटेंट है, उनका अपीयरेंस जो है रफ है, इन्वर्जन जब कर दिया तो डब्ल्यू प्लस जो है सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन के पास आ गया है और ये थोड़ा सा दूर हो गया। तो ये तो फिगर में ही देख के पता लग रहा है कि सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन से थोड़ा सा दूर हो गया। ध्यान से अगर आप देखिए तो यहाँ दिख रहा है, ये पहले डब्ल्यू प्लस आर एस टी प्लस ये यू क्रोमेटिन में था और हेट्रोक्रोमेटिन यू सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन से दूर था। जब इन्वर्जन हुआ उसके बाद में ये सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन के पास पहुंच गए। चलिए, हमको ये पता है कि हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं, अगर हम डिफरेंस देखें, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। और यू क्रोमेटिन की बात करें, दिस इज डार्कली स्टेन्ड, इतना तो हमको पता ही है, डार्क होते हैं और कंडेंस्ड होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। कंडेंस्ड और इनएक्टिव है, ये भी हमको पता है। और यू क्रोमेटिन जो है लाइटली स्टेन्ड है और एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इतना भी हमको दिस वी नो। तो सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं कि डब्ल्यू प्लस जो है वो कोड कर रहे कौन सा, अगर ये जीन है तो रेड कलर आएगा। और नेक्स्ट इज दूसरा जो है आर एस टी प्लस है, इसकी वजह से जो है रफ आइस आएगी, अपीयरेंस जो है वो रफ है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनमें से कौन सा बिल्कुल ही कभी ऑब्जर्व नहीं होगा। रेड पहला ऑप्शन जो है वो है रेड स्मूथ आइज, सेकंड ऑप्शन जो व्हाइट स्मूथ आइज, थर्ड ऑप्शन है व्हाइट और रफ आइज, और फोर्थ है रेड और रफ आइज। तो इसका आंसर क्लियर कट फोर्थ है, रेड और रफ आइज। बिल्कुल सिंपल है, देखिए डायग्राम में दोबारा से देखिए, यहाँ पे ये सेंट्रोमेरिक इन्वर्जन के बाद सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन में पहुंच गया, ये के पास पहुंच गया है। तो अब जो है ये कंडेंस यानी कि इनएक्टिव हो गए हैं ये वाली जीन्स, यानी कि ये जो है एक्सप्रेस ही नहीं करेगी, सो इट विल नेवर बी एक्सप्रेस्ड और ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर क्लियर कट है, फोर्थ है। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक एंजाइम को प्यूरिफाई किया गया है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 60 किलो डाल्टन का है। यू रन दिस प्रोटीन, उसको एसडीएस पे जेल में रन किया, तो इनमें से जो है क्या सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंजाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 सब यूनिट्स ऑफ 30 किलो डाल्टन, नेक्स्ट इज 1 सब यूनिट ऑफ 30 किलो डाल्टन, देन 3 सब यूनिट्स ऑफ and 3 subunits of 10 kilo Dalton. Third is 6 subunits of 10 kilo Dalton. Fourth option says 3 subunits of 30 kilo Dalton and 1 subunit of 10 kilo Dalton. Again, a simple क्वेश्चन यहीं से कर लेते हैं। तो प्रोटीन मार्कर जो है, जब दिख रहे हैं हमको बैंड्स दिख रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन मार्कर में 40, 30 और 10 किलो डाल्टन के, और एंजाइम सैंपल में हमको दिख रहे हैं ये एंजाइम सैंपल की बात करें तो 30 किलो डाल्टन है और 10 किलो डाल्टन है। तो ठीक सीधी सी बात है, एंजाइम सैंपल में जो दिखेंगे वो ही होगा। तो यानी कि इस प्रोटीन की सीधा सीधा है, डायग्राम को देखते हुए, फिगर को देखते हुए, 2 सब यूनिट्स हैं, क्योंकि 2 बैंड्स हमको नजर आए, एक 30 पे ये रहा और एक 10 पे एक ये रहा। तो 2 सब यूनिट्स है, एक है 30 किलो डाल्टन का और दूसरा है 10 किलो डाल्टन का। ओके, लेकिन आना कितना, टोटल जो वेट है इसका कितना है प्रोटीन का, 60 किलो डाल्टन है। तो एक सब यूनिट 30 तो है ही है, और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 किलो डाल्टन, ताकि ये भी 30 हो जाए, और 30 30 2 सब यूनिट्स बना के एक पूरा 60 किलो डाल्टन का प्रोटीन जो है तैयार हो जाएगा।
तो इट हैज गॉट वन सब यूनिट जिसमें जो कि है 30 किलो डाल्टन का एक है, और दूसरा है 10 किलो डाल्टन का सब यूनिट, और उसकी भी कितनी 3 सब यूनिट्स। तो देखिए आंसर आपको मिल गया यहां से। तो 1 सब यूनिट ऑफ 30 किलो डाल्टन एंड 3 सब यूनिट्स ऑफ 10 किलो डाल्टन। इजी, कितना आसान था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। क्री लॉक्स पी बेस्ड है। तो क्री लॉक्स पी सिस्टम दिया हुआ है, उसमें जो जीन है P53 जीन को नॉकआउट कर दिया गया है माइस के लंग से, और उसके बाद में इम्यूनोब्लॉट एनालिसिस किया गया है, और 4 अजम्पशंस जो है वो मेड 4 अजम्पशन, 4 अजम्पशंस निकाले गए। इसके बेसिस पे पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है लॉक्स पी जो सिस्टम है उसने बिल्कुल ही काम नहीं किया, सिंस द रिकॉम्बिनेज वाज नॉट फंक्शनल। नेक्स्ट ऑप्शन सेज द लॉक्स पी साइट वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर अ प्रोमोटर स्पेसिफिक फॉर लंग्स। सी कह रहा है टिश्यू स्पेसिफाइड प्रोमोटर सेलेक्टेड वाज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर सेलेक्टेड प्रोस्टेट ग्लैंड का है, और डी ऑप्शन सेज द माइस डाइड, क्योंकि जो P53 है वो नॉकड आउट होगी। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है नॉकड आउट माइस जो है उसने म्यूटेशन इंड्यूस ट्यूमर्स कर दिए प्रोस्टेट में जल्दी देन लंग्स। तो इनमें से कौन सा अजम्पशन जो है वो सही है, ए, डी, बी, सी? बी, सी, सी, ई और ए, ई। यहां देखिए सीधा सीधा P53 और बीटा ट्यूबुलिन कंट्रोल लिया गया, तो बैंड्स कुछ इस तरीके के नजर आए। जब हम लंग्स को देख रहे हैं तो P53 का ये बैंड आया है, बीटा ट्यूबुलिन का इस तरीके से आया। प्रोस्टेट को जब देख रहे हैं तो ये P53 का ये बैंड है, और बीटा ट्यूबुलिन को इस तरीके से बैंड है। थ्री लॉक्स पी सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है। पहले तो इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमको पता है कि लॉक्स पी सिस्टम में सारा खेल जो है वो डायरेक्शन का है, किसकी? लॉक्स पी की, इन्वर्जन, डिलीशन और ट्रांसलोकेशन। तो दिस इज लॉक्स पी। लॉक्स पी अगर सेम डायरेक्शन में है और जीन जो है वो यहां है, तो ये जीन जो है नॉकड आउट डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो जाती है कि नहीं हो जाती है अगर सेम डायरेक्शन में है तो। और क्री रिकॉम्बिनेस जब चिपकता है जिसके पास एक प्रोमोटर है, तो इट इज अ टिश्यू स्पेसिफिक बेस्ड प्रोमोटर, यानी कि उसी टिश्यू में एक्सप्रेस होएगा। ठीक है, तो ये यहाँ ये कंबाइन हो जाता है रिकॉम्बिनेस, और उसके बाद में जीन जो है डिलीट हो जाती है। ये मैकेनिज्म हमको पता है। नॉकआउट हो गया कि नहीं हो गया है? तो यहाँ पे P53 और बीटा ट्यूबुलिन दो जीन्स की, दो प्रोटीन्स की बात हो रही है। यहाँ सप्रेसर प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन की बात हो रही है। तो चलिए अब हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं। लॉक्स पी सिस्टम डिड नॉट वर्क सिंस द रिकॉम्बिनेज। यहाँ पे देखिए इट लॉक्स पी ने तो काम किया है क्योंकि प्रोस्टेट में जो है P53 का बैंड कम हो गया है। तो नॉकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पे माइस में तो है, ये सब माइस में है, तो नॉकआउट तो हो गया। नॉकड आउट माइस इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि यहाँ प्रोस्टेट में तो हमको दिख ही नहीं रहा है, बैंड कम हो गया एकदम से, लेकिन लंग्स में एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये तो गलत ही है, ए ऑप्शन। बी की बात करें, लॉक्स पी साइट्स वर इंट्रोड्यूस अंडर अ टिश्यू प्रोमोटर स्पेसिफिक फॉर लंग्स। यहाँ देखिए लंग्स में, और यहाँ देखिए बीटा ट्यूबुलिन में, कंट्रोल से अगर कंपेयर करें तो कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा है, सेम बैंड्स नजर आ रहे हैं जो कंट्रोल में है। तो ऑप्शन बी भी गलत है। एक्सप्रेस कहाँ हुआ है? वो स्पेसिफिक प्रोमोटर लंग्स के लिए नहीं है, एक्चुअल में वो प्रोस्टेट के लिए है, क्योंकि P53 का जो बैंड है यहाँ नजर नहीं आ रहा। वी कांट फाइंड P53 बैंड
in case of prostate. So it is actually a C option. The tissue specified promoter selected was of the prostate gland. C है. D option कह रहा है the mice died because of being knocked out of P53. यहाँ तो कोई डेथ का मेंशन ही नहीं है कि माइस जो है मर गया है, तो डी का तो कोई लेना देना है ही नहीं. Next, the knocked out mice developed mutagen-induced tumors in the prostate gland more rapidly than there in the lungs. बिल्कुल सही है. P53 का बैंड कम हुआ है तो प्रोस्टेट में एक्सप्रेस, यहाँ देख सकते हैं एक्सप्रेशन पे फर्क पड़ा है. नॉकआउट यहाँ पे हुआ बीटा ट्यूबलिन, और लंग्स में देखिए तो P53 को कुछ नहीं हुआ है, कंट्रोल जैसा ही है. तो फास्ट किस में हो, नॉकड आउट माइस प्रोस्टेट में, अगर हम लंग से कंपेयर करें तो. सो सी और ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शंस है. इजी. तो बैंड के बेसिस पे भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं बड़े ही आसानी से. नेक्स्ट, अब बहुत सारे काई स्क्वायर टेस्ट, डिविएशन वगैरह हम लोग कर रहे हैं, जान रहे हैं. अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने दे दिया है इस बार, बेसियन स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है. तो वैसे तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता था तो ये नहीं समझ में आया होगा, लेकिन फॉर्मूला पता था तो डायरेक्टली हो गया होगा क्वेश्चन. तो डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं बेसियन स्टैटिस्टिक फॉर्मूले को. तो यहाँ पे क्वेश्चन को जाने तो सब कुछ क्वेश्चन में ही दे दिया है, जैसे कि दो डिफरेंट हाइपोथेसिस है H1 H2. डी जो है ऑब्जर्व्ड डेटा कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जर्व डेटा x, और एक इक्वेशन H1 हाइपोथेसिस की दे दी गई है, वो है ये रही. और गिवन बिलो आर दी स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द अबव इक्वेशन. में से हमको चार ऑप्शन में से सही ऑप्शंस बताने हैं. देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला को जानते हैं पहले से, आप अपने आप हो जाए क्वेश्चन. तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो निकल गया था, P इज इक्वल टू ये है. तो P दिस इज पोस्टीरियर, रिप्रेजेंट करता है पोस्टीरियर. जब A और B जो है वो ट्रू है, या फिर ये कह सकते हैं, और A तब होगा if B is there or B occurs और B given. तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि A और B में से या तो A सही है या B सही है, और A तब होगा जब B होगा, या B की वैल्यू जो है वो दी हुई है. दिस रिप्रेजेंट्स यहाँ पे लाइकलीहुड मतलब B की होने की क्षमता है, B ऑकर्स अगर इफ A ऑकर्स. और B की जो वैल्यू है सच है अगर A is true. So if B is true, if A is true, then B is true, और if A occurs then B occurs, A occurs then B occurs. तो ये लाइकलीहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये दिस वन, दिस वैल्यू ये बता रहा है प्रायर वैल्यू, प्रायर प्रोबेबिलिटी पहले से ही है, वैल्यू जो दे दी गई है. तो ए कि भाई ए जो है प्रोबेबिलिटी दैट ए हो चुका है बिफोर वी नो. पहले से ही हमको एक नॉलेज है कि ए की वैल्यू, ए जो है हो चुका है.
एंड दिस वन ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूले से हमको ये पता लगता है। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते, देखिए पहला जो है इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस H1। H1 जो है एक हाइपोथेसिस है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ध्यान से दोबारा से फॉर्मूले को देखें तो ये कंडीशन ही तो है कि अगर ए है सच तो बी सच है। ए तब होगा जब बी होगा, तो एक कंडीशन सेट कर दी गई है। इसी तरीके से एक हाइपोथेसिस है H1, तो हाइपोथेसिस कब होगी? जब डी सच है, व्हेन if B is given or if D is true. So that's a condition. Next, the equation represents the probability of the data given the hypothesis. ऐसा तो नहीं है, B option is wrong क्योंकि क्लियर कट फॉर्मूले से पता लग रहा है। नेक्स्ट, PXH1, this one represents the prior probability which is assigned to the hypothesis before the data is observed or analyzed. और डी ऑप्शन कह रहा है ये एक लाइकलीहुड को रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर दी हाइपोथेसिस H1। जी देखिए देखिए, यहाँ पे तो लाइकलीहुड है जब बी तब सच है, तब ट्रू है उसकी वैल्यू जब ए इज ट्रू और ए इज ऑकरिंग देन बी ऑकर्स। तो सी जो है गलत है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एक लाइकलीहुड है जो कि डिपेंड कर रहा है हाइपोथेसिस 1 पे। एक कंडीशन है और जो निर्भर कर रहा है हाइपोथेसिस 1 पे कि अगर क्या होगा, बी तब होगा यानी कि एक्स तब होगा जब H1 हाइपोथेसिस सही है, इज ट्रू। इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू देन एक्स ऑब्जर्व डेटा इज ट्रू। तो दैट्स द केस ऑफ दिस। और यहाँ पे आप देखिए तो क्या है, प्रायर वैल्यू ऑफ हाइपोथेसिस ना, ये प्रायर वैल्यू को डिनोट कर रहा है एंड दिस वन इज फिक्स्ड नॉर्मलाइज्ड। वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस। आज हम लोग जो है और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2023 के। सो पार्ट सी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे और भी सॉल्व किए हैं। तो बेसिकली क्या है, आप जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ये मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो फॉर दिस, इसके सॉल्यूशन के लिए प्लीज विजिट अवर प्रीवियस वीडियोस। काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने सेल सिग्नलिंग, काफी क्वेश्चंस क्योंकि फ्रेम होके आए थे 2023 में, तो सॉल्व किए हैं और समझे भी है। तो प्लीज वो वाली वीडियोस आप दोबारा से देखिएगा, जिन्होंने देख ली है वो, और साथ साथ प्रैक्टिस करिए, और जिन्होंने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा वो वाली वीडियोस। तो पहला जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका हम आंसर निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सारे क्वेश्चंस 2023 के हैं, पार्ट सी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। तो दिस क्वेश्चन वुड बी हेल्पफुल आप लोगों के लिए, आपको एक आइडिया लगेगा और आप एग्जाम में आपके लिए इजी हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो समझते हैं हम कि क्या है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें ध्यान से, तो पेरेंट्स और प्रोजेनी की बैंड पैटर्न दे रखे हैं और हमको बताना कि इन चारों में से कौन सा जो है आंसर सही है। ठीक है, सो बैंड से हमको यहाँ दिख रहे हैं, प्रोजेनी के नंबर इतने 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 आए हैं और पेरेंटल जो है यहाँ पे जीनोटाइप निकल के आएगा। तो ठीक, तो अगर मैं चारों ऑप्शंस में से देखूं, बिल्कुल ही जो जो ये है गलत जो है वो साफ साफ जो है वो फोर्थ है, क्योंकि भाई काफी डेटा इन्होंने यहाँ से बैंड पैटर्न से हमको आइडिया लग जाएगा, इन तीनों में से एक ऑप्शन आना ही आना है। तो दे आर लाइक सेइंग कि इट इज इनसफिशिएंट, तो इट्स नॉट, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू, वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन कि कौन से फेज में था। ठीक है, तो एली सेम भी एंड डिफरेंट लिंकेज ग्रुप, ये पॉसिबल नहीं है। अभी आप समझेंगे कि इस तरीके से क्यों नहीं है। तो थर्ड भी इसका गलत आंसर है, तो फर्स्ट या सेकंड में से है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो सेकंड आंसर है। और वो क्यों है चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं किसकी, देखिए पेरेंटल का अगर मैं गैमेटोफाइट सॉरी जीनोटाइप बनाऊं, सो P1 और P2, तो क्या निकल के आने वाला है, P पेरेंट 1 का निकल के आने वाला गैमेट जीनोटाइप सॉरी, वो ये आ रहा है बैंड के अकॉर्डिंग, देखिए है ना। और पेरेंट 2 का जो जीनोटाइप है वो आ रहा है ये, यही आ रहा है, देखिए ध्यान से। यही आ रहा है। अब यहाँ पे प्रोजेनी की अगर हम बात करें, प्रोजेनी का यहीं से निकाले थे डायरेक्ट, तो ये क्या जीनोटाइप क्या क्या आ रहे हैं,
इसका आ रहा है इतना, ये पहले वाले का ये वाला जीनोटाइप आ रहा है, इनका आ रहा है 80 जो है, दिस वन इज ए बी बी, और ये है, ठीक है। तो ये जो बैंड पैटर्न है ये पॉसिबल तभी है जब दे आर सेइंग, उन्होंने हेट्रोजाइगस पेरेंट दे दिए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेरेंट ही तो है ना, तो होमो है, हेट्रोजाइगस पेरेंट है, ये तो क्लियर है। तो ये तभी पॉसिबल है जब जो एलील्स है वो रिपल्शन फेज में होगी, कपलिंग या सिस में ना होते, रिपल्शन में होगी। तो किस तरीके से अरेंज होता है, अगर हम रिपल्शन की बात करें, अरेंजमेंट जो होता है एलील्स का इस तरीके से होता है, राइट। और जो ज्यादा, अब इसके अगर मैं पेरेंटल बना लूं, पेरेंट से जो मैच कर रहा है वो ये हुआ, दिस इज पेरेंटल, दिस गोइंग टू बी पेरेंटल, रिकॉम्बिनेंट यहाँ से आएंगे, रिकॉम्बिनेंट इस वाले से आएंगे, और पेरेंटल यहाँ से आएगा, तो रिकॉम्बिनेंट यहाँ से आने वाले ये वालों में से, यानी कि इनकी जो मात्रा है वो कम आने वाली बेसिकली, ये है। ठीक है, अब हो गया सिंपल। तो रिपल्शन फेस भी तो पॉसिबल है ना ऐसे क्रॉसिंग करके। तो अगर हम लोग अब क्रॉसिंग करें इन गैमीट्स का, जो मैंने गैमीट्स अलग अलग कर दिए हैं, सिंपल है। अब गैमीट्स पेरेंट टू के क्या आएंगे, ए बी, तो देखिए क्या आने वाला है, प्रोजेनी के वो जीनोटाइप। ठीक है, सो कम वाले कौन से आएंगे, ये और ये, सिंपल। तो वही चीज है, देखिए ज्यादा क्या है, 75 नंबर ज्यादा आ रहा है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, दिस इज 75, कैपिटल ए ये वाला, इनका 22 है, क्योंकि बैंड पैटर्न आप मैच कीजिए, 16 रिकॉम्बिनेंट कम, पेरेंटल ज्यादा, ठीक है। और 75, 22, 16, और ये वाले आए हैं 80, सिंपल। तो बैंड पैटर्न किससे मैच कर रहा है, जब वो रिपल्शन फेज में है, तो उसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। इसमें आप करके देखिएगा, तो इसमें यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ ए बी हो जाएगा, और यहाँ ए बी हो जाएगा, तो आप करके देखिएगा, ये बैंड पैटर्न नहीं आने वाले, अलग ही आएंगे। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, हेट्रोजाइगस पेरेंट है, और एलीज जो है वो रिपल्शन फेज में या रिपल्शन कॉन्फ़िगरेशन में है। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इजी था ये। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, सो आई रिपीट, प्लीज हमारी प्रीवियस वीडियोस आप लोग जरूर देखिए। उसका पढ़ाई मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाला जो ये था, आपको देख के लग रहा है खतरनाक सा, बड़ी काफी सिंपल था, ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए उसका भी क्या आंसर है और क्या लॉजिक हम लोगों ने लगाया है, नॉर्थ सिग्नलिंग पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिग्नलिंग से आई रिपीट बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आ चुके हैं 2023 में, तो जरूर देखिए, इसलिए हम लोग जो है ये वाला टॉपिक कवर करें, सिग्नलिंग पाथवेज। तो यहाँ पे जो दे रखा है, ये बेसिकली अगर मैं पढ़ूँ इसको क्वेश्चन को, ये प्रोटीन काइनेज सी कह रहे हैं किस किस पे डिपेंड करता है, तो हम ये जो क्वेश्चन है ये PIP2 सिग्नलिंग से निकल के आ रहा है, और आप हमारी वीडियो जरूर देखिए, उसमें पूरा पाथवे हम लोगों ने समझा है। तो पाथवे को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इनके करेक्ट आंसर्स हैं
ए, बी और डी बिल्कुल क्लियर कट है, क्योंकि जो डाइएथिल ग्लिसरॉल है जब वो अलग हो जाता है इससे, Sp3 से होता है ना, अलग हो जाता है, तो उसके बाद में उसकी कहानी किससे जुड़ती है, फॉस्फोटाइडल सीरीन से जुड़ती है, और वो सारी जो कहानी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ही हो रही है। तो यहाँ हम ये समझ चुके पाथवे, तो यहाँ पे ये अलग अंदर की तरफ ये डीएजी और फिर उसका फॉस्फोटाइडल सीरीन से जुड़ेगा, और फिर कैल्शियम आयंस को ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके थे, सब सब हमने पाथवे में समझ लिया है। फॉस्फोटाइडल इथेनॉल, इथेनॉल अमीन का कोई रोल ही नहीं है, तो क्लियर कट है। अगर आपको वो सिग्नलिंग पाथवे समझ में आ गया है तो इसके आंसर आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे, जो कि है ए, बी और डी। तो वो अगेन आप हमारी वीडियोस देखिए PIP2 सिग्नलिंग वाली, इजी। तो ऑप्शंस में उन्होंने दे रखा था ए, बी, डी दिया हुआ था, तो वो करेक्ट आंसर्स और करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ये भी काफी सिंपल है, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हमको पता लगाना है कि पीएच निकालना है किसका, मोलैरिटी क्या दी हुई है, ऑफ HCl। तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक, अब HCl जब टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है H आयंस का क्लोराइड आयंस हमको मिलेंगे। तो H आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमको HCl से मिल रही है। अब हम HCl जो है वो डायरेक्टली तो नहीं लेते ना, उनमें क्या होता है, डाइल्यूशन होता है, और डाइल्यूशन किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। तो यहाँ से भी जो है हाइड्रोजन आयंस निकल के आने वाले हैं। क्लियर है? तो टोटल जो है कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -7 यहाँ से जो निकल के आई, प्लस अब यहाँ से भी आ रही है 10 की पावर -7 मोलैरिटी, मोलैरिटी। तो ये कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर -7 मोलर। सिंपल है। अब पीएच हमको पता है क्या होता है, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो विच बिकम्स माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर 7। सो ये बाहर निकलेगा, वी नो दिस राइट। तो ये हो जाएगा 7 माइनस लॉग ऑफ 2, तो 7 माइनस 0.301, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 6.69 नो, 6.66 करके कुछ आ रहा है, या तो अप्रोक्स 6.7 आ रहा था इसका आंसर, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो 2 है। अब बेसिकली क्या है, मैंने बड़े ही सिंपल मेथड से आपको बताया है, बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप लोग और भी हाई क्लास मेथड में जाना चाहेंगे, अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो अलग मेथड लगेगा, और अच्छा एडवांस लेवल वाला लगेगा, जिस और जो आंसर है वो 6.79 ही निकल के आएगा। तो अलग 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 हम लोग एच आयंस का अलग लेंगे पूरा ही, फिर उसको मतलब दैट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बट इजी मेथड से आंसर जो है वो यही आएगा 6.7 अप्रोक्सीमेटली। 6.79 is the right answer. I have told you the very simplest way to solve this question. देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको पहला जो तरीका होता है, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। आप सबसे पहले देखिए कि रिजल्ट क्या है, वो पूछना क्या चाह रहे हैं। आप क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ पढ़ के टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ये ट्रिक्स तो मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ। तो पहले आप देखिए वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ताकि आप फटाफट इंटरप्रेट कर दे। तो
पार्सिमोनियस ट्री बतानी है आपको कि इन चारों ट्री में से सबसे ज्यादा कौन सी है पार्सिमोनियस ट्री। तो व्हाट इज बेसिकली मैक्सिमम पार्सिमोनी का कॉन्सेप्ट। सपोज मैंने 3 सैंपल्स लिए, इसको इस तरीके से समझते हैं, सैंपल 1, सैंपल 2 एंड सैंपल 3। ठीक है, तो मान लिया सैंपल 1 में जो कोड है वो कुछ इस तरीके का है, सैंपल 2 में ये है, और सैंपल 3 में तो अगर मैं आपसे पूछूं तीनों सैंपल में से सबसे कम म्यूटेशन किस में हो रहा है, मतलब सैंपल 1 को अगर मुझे 2 और 3 से कंपेयर करना है तो लीस्ट म्यूटेशन किस में है? तो चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको भी। तो सैंपल 1 और 2 को अगर हम कॉरिलेट करें, समझे, तो यहाँ पे एक म्यूटेशन हो गया, देखिए एक ही हो रहा है। और अगर मैं सैंपल 3 को सैंपल 1 से करूं मैच, तो यहाँ एक म्यूटेशन, यहाँ हो गया एक, देखिए दो हुए। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सैंपल 1 और सैंपल 3 में टू टू म्यूटेशंस, टू चेंजेस, राइट। तो मैक्सिमम पार्सिमोनी का जो कॉन्सेप्ट है ये फेवर करता है लीस्ट चेंजेस और लीस्ट म्यूटेशन। तो जिनमें सबसे कम चेंजेस है, स्पीशीज में कोई भी चेंज आ रहा है, किसी भी तरीके का म्यूटेशन हो रहा है, एक स्पीशीज दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, तो लीस्ट म्यूटेशन लीस्ट चेंजेस वाले को ही फेवरेबल करेगा, फेवर करेगा। सिंपल, बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना, और काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए टैक्सॉन दे दिए है अलग अलग, और दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, शेप ले रहे हैं और कलर ले रहे हैं। दो शेप्स है, एक है स्क्वायर और एक है राउंड। इसी तरीके से कलर्स भी दो है, एक है येलो और एक है ब्लैक। तो हमको इन तीनों ट्री में से मिनिमल मिनिमल म्यूटेशन, यानी कि एक जैसे भाई भाई ढूंढने हैं जो मैच कर रहे हैं, जिनमें चेंजेस इवेंट्स कम हुए। तो ए बी सी डी में से अब आप बताइए सबसे कम आपको कहानी चेंज की किस में लग रही है। यहाँ से एंसेस्टर आया, ये एम आ गया, शेप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स, राउंड राउंड, लॉजिक लगाने आपको, कॉमन सेंस लगानी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मिनिमल मुझे यहाँ दिखा, देखिए बी में अगर हम देखें तो कितना शेप कलर अलग अलग आ रहे हैं। इसी तरीके से सी में देखिए शेप अलग अलग आ रही है, मतलब काफी म्यूटेशंस दिख रहे हैं यहाँ पे बी और सी में। डी में अगेन शेप एक जैसी आ गई और यहाँ पे आ गई, तो मिनिमल चेंजेस मुझे ए और डी में दिख रहे हैं, साफ साफ क्लियर है। तो टू मोस्ट पार्सिमोनी वाली जो ट्री है तो ए और डी है, सिंपल था। अब कोई भी क्वेश्चन वो आपको दे देंगे, आप कर देंगे फटाफट, आसान था ये भी, देखिए एक जैसे भाई भाई ढूंढने, कम म्यूटेशन जिनमें हुआ है, कम खुरापाती चीजें जिसमें हुई है, वो लगना था यहाँ पे। और लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इकोलॉजी और इवोल्यूशन, ये जो वो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं पार्ट सी में, वो बहुत सिंपल है, वो बहुत कॉमन सेंस है, मैंने आप लोगों को टिप्स में भी बताया था। तो यहाँ पे दिमाग खुला रखिएगा, काफी आसानी से कर देंगे, बहुत स्कोरिंग है इकोलॉजी और इवोल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस वो दे रहे हैं। ओके, ओके नेक्स्ट। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने दिया था। तो अगर आप माइक्रो बायोलॉजी के, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। इसमें जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, तो डब्ल्यूबीसी काउंट हम लोगों को निकालना है। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का, और वो होता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू डाइल्यूशन फैक्टर डिवाइडेड बाय एरिया
जो हम स्क्वायर्स का काउंट कर रहे हैं इन स्क्वायर मिलीमीटर और मल्टीप्लाई बाय क्या आता है, डेप्थ हाइट जो दे रखी है ऑफ द चैम्बर। ये डायरेक्ट होता है बेसिकली, और इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो सीधा 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 हिसाब है, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड, आप सेल्स को काउंट करेंगे और वो हमको पता है कहाँ काउंट होती है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये वाले लेंगे ना स्क्वायर्स। आरबीसी की कहानी अलग है, प्लेटेलेट की कहानी अलग है, तो डब्ल्यूबीसी यहाँ से काउंट करते हैं। वाले स्क्वायर्स आप कंसिडर करेंगे तो बड़ा ही मतलब आसानी से उन्होंने दिया हुआ है। और ये भी अनस्टेन्ड और स्टेन्ड सेल्स भी दिए हुए हैं। तो अनस्टेन्ड जो सेल्स है अनस्टेन्ड बेसिकली लाइव सेल्स है, और स्टेन जो है वो डेड सेल्स है। स्टेनिंग जब हम लोग करते हैं तो सेल्स जो है मर जाती है ना, तो हमको पता है। अब ये मैंने आपको अनस्टेन और स्टेन वाला क्यों बताया, क्योंकि हमको यहाँ पे सेल काउंट के अलावा सेल वायबिलिटी भी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला जो है वो निकल के आएगा सेल वायबिलिटी का, वो भी परसेंटेज बतानी है। तो ये होता है लाइव सेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि लाइव एल लिख देते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी से कर देते हैं। तो एल प्लस डी टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। आप आसानी से आप ये कर देंगे। तो डब्ल्यूबीसी काउंट टोटल नंबर ऑफ सेल्स व्हेन आई काउंटेड, ये निकल के आई थी 30। आप देख लीजिएगा टोटल 30 निकल के आ रही है। डायल्यूशन फैक्टर जो है, डायल्यूशन फैक्टर जो मेरा विच आई कैलकुलेटेड केम 5। क्यों? क्योंकि डायल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है कि टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम सबका ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, उसके बाद में जो ऐड हुआ इसकी वजह से चेंजेस आए। जैसे कि यहाँ पे ये लोग ऐड कर रहे हैं या ट्रिपैन ब्लू राइट, और डिवाइडेड बाय दिस। सो लेट मी राइट अगेन, ये जो निकल के आया 5 निकल के आया था, सो 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 100, सो विच केम 5। डायल्यूशन फैक्टर इतना आया। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय दिस, और क्योंकि वो पूछ रहे हैं एमएल में पूछे तो डायरेक्टली कर देते, तो 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एरिया ये सब निकाल निकाल के, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है तो 4 ही है कंसिडर कर रहे हैं, तो ये सब निकल के डिवाइडेड बाय 4। सो डायरेक्ट फॉर्मूला आई एम टेलिंग यू। ओके, सो दिस विल कम, कर दीजिए 150 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10,000, देखिए कितना आएगा। थ्री पॉइंट सेवन फाइव इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा 375। तो और ये सेकंड है ना, ये रहा दिस वन, सेकंड ऑप्शन। और यहाँ पे आप दिस कम्स 000। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। लेट मी चेक। दिस इज गोइंग टू बी 37.5। हम्म, ओके, ठीक है। तो इतना आ गया सेल्स पर एमएल।
और यहाँ पे लाइव सेल्स और टोटल लेने हैं। लाइव हमने अभी बात की अनस्टेन्ड, तो अनस्टेन्ड को आप कैसे निकालेंगे देखिए। तो व्हेन आई कैलकुलेटेड अनस्टेन्ड, तो ये जो आई थी वो आई थी आई गेस 7 आई थी या 23। तो सारी मैंने निकाली थी। इस चैम्बर में निकाली, कैसे निकालेंगे आप? इस चैम्बर में निकालेंगे, चैम्बर इसमें 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 तो जितनी भी आ रही है, तो टोटल जो आई थी निकल के मेरी, when I calculated it came 23, so you have to divide it by 4, so ये जो आई वो आई 5.75 लाइव सेल्स। इसी तरीके से स्टेन यानी कि डेड सेल्स जो निकल के आई वो आ रही थी 7 divided by 4। स्टेन came 7 and I had to divide it by 4 as, so ये आई 1.75। ठीक, तो लाइव सेल्स कितनी आई? 5.75 डिवाइडेड बाय टोटल 1.75, 5 प्लस 5.75 कितना हो गया? 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका जो आंसर आता है वो 76.6666 करके आ रहा था, which becomes approximately 77%। तो इसका जो आंसर है वो है 2। इजी। डब्ल्यू बीसी का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो आरबीसी का आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसी तरीके से प्लेटलेट काउंट का भी आप फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आगे जाके भी फ्री होंगे आ जाते हैं, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी था ये। ओके नेक्स्ट। ओके, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम। देखिए सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे जा रही हूँ, क्यों पूछ क्या रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे चार 4 ट्रीज दे हैव गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा वाला पंचुएटेड इक्विलिब्रियम है। इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लिया कोई कीड़ा है, कीड़ा मकोड़ा ले लेते हैं हम लोग, बटरफ्लाई ले लेते हैं, इंसेक्ट में ही आ रहा है ना बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई है। हम्म, अब ये क्या है, दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो रही है। दूसरी मतलब उसके कलर चेंजेस आ गए, फिनोटाइप या कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ गया। अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। फिर वो थोड़ा 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 सा आया, फिर वो थोड़ा सा और आया, ये हल्का आ गया। हल्का मान लीजिए आप, ऑरेंज मान लीजिए, ऑरेंज हल्की हल्की ऑरेंज हो गई, ये वाली कलर की आ गई, फिर येलो हो गई, फिर और थोड़ा येलो से मिलता जुलता डार्क येलो हो गई। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी थोड़ी सी ब्राउनिश सी हो गई। फिर ब्राउन ब्लैक सी हो गई। तो अगर आप देखें ध्यान से, अब ये जो चेंजेस है ये धीरे 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 हो रहे हैं। तो ये पंचुएटेड इक्विलिब्रियम ना होके ग्रेजुअल धीरे 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 हो रहा है। पंचुएटेड इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है रुक रुक के चेंज होती है स्पीशीज। रुकेगी, एकदम सोएगी, रुकेगी, एकदम सोएगी, रुकेगी, एकदम सोएगी, इस तरीके से चेंज होता है। इवोल्यूशन इस तरीके से होता है, स्लो नहीं है, एकदम से होगा लेकिन रुक रुक के होगा। ये स्पीशीज ये आई, फिर उसके बाद में एकदम से कोई और ही आ गई, सतरंगी सी। सतरंगी नहीं, वाइट, वाइट ही आ गई एकदम। ड्रास्टिक, सडन चेंज एकदम, बीच का कोई पैटर्न ही नहीं आ रहा है। इसी तरीके से ये कहानी भी बिल्कुल ही एक्सट्रीम में गई इनकी भी। ठीक है, इस तरीके से। सो दिस वन इज
पंचुएटेड रुक रुक के कहानी वाला इज इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स जब हम टाइम और कैरेक्टर लेंगे वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव आता है ना। तो एक स्पीशीज ये आई, रेड से शुरू हुई थी, रेड ही लेंगे, ये रेड आई है, फिर रुकी, फिर वाइट आई, फिर यहाँ रुकी और रुकी, फिर येलो आई। तो वक्त के साथ साथ कहानी रुक रुक के जिसकी चल रही है वो है पंचुएटेड। लेकिन औरों की कहानी फाइलेटिक वालों की कहानी ऐसे नहीं चल रही है। तो यहाँ से ये रुका, यहाँ रुका, ये रुका, ये रुका, इस तरीके से रुक रुक के आ रहा है। तो अगर आप तीनों चारों ग्राफ्स को देखें तो इसका जो आंसर है रुक रुक वाला, रुक रुक के वाला, वो आया है ए। इज द राइट। रुक के एकदम से चेंज होना, रुक के एकदम से चेंज होना। पंचुएशन का मतलब ही क्या होता है? रुकावट। और ग्रेजुअल मतलब धीरे 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 होता ही है, धीरे धीरे हो रहा है। वो दूसरा वाला इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम होता है।